नमस्कार दोस्तों। मैथिली शरण गुप्त की कविता आर्य। गुप्त जी का कवि परिचय। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 और मृत्यु 12 दिसंबर 1964 को हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। उनकी कीर्ति भारत भारती 1912 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी भी दी थी। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से गुप्त जी ने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया और अपनी कविता के द्वारा खड़ी बोली को एक काव्य भाषा के रूप में निर्मित करने में अथक प्रयास किया। इस तरह ब्रज भाषा जैसी समृद्ध काव्य भाषा को छोड़कर समय और संदर्भों के अनुकूल होने के कारण नए कवियों ने इसे ही अपनी काव्य अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। हिंदी कविता के इतिहास में यह गुप्त जी का सबसे बड़ा योगदान है। घासीराम व्यास जी ने उनके मित्र थे। पवित्रता, नैतिकता, परंपरागत मानवीय संबंधों की रक्षा गुप्त जी के काव्य के प्रथम गुण हैं, जो पंचवटी से लेकर जयद्रथ वध, यशोधरा और साकेत तक एक प्रतिफल हुए हैं। साकेत उनकी रचनाओं का सर्वोच्च शिखर है। कविता का नाम है आर्य। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ आदर्श, अच्छे हृदय वाला, अच्छे गुण वाला होता है। इस शब्द का इस्तेमाल भारत में भारतीय लोगों के द्वारा एक जातीय लेबल के रूप में किया गया था। कुलीन वर्ग के साथ साथ भौगोलिक क्षेत्र को आर्यवर्त के नाम से जाना जाता है। यह आयुर्वेद बनेगा जहां इंडो आर्य संस्कृति आधारित है। कवि के अनुसार आक्रमण से पहले स्वच्छंद रहकर स्व अनुशासन में शांतिपूर्ण तरीके से मानव जाति के विकास में लगे रहते थे, किंतु आगमनकारियों ने हमारी नस्ल को दूषित कर दिया है, हमारे मनोबल को तोड़ दिया है, खंड खंड कर दिया है। कविता के माध्यम से कवि ने झांकी के द्वारा देशवासियों को प्रेरणा दी है कि हम शक्तिशाली पूर्वजों की संतान हैं। हमें अपने मौलिक गुण को नहीं भूलना चाहिए। कविता का पहला भाग है। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारो आज मिलकर यह समस्याएं सभी। भूलोक का गौरव, प्राकृतिक का पुण्य लीला स्थल कहाँ। फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है उसका, कि जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। विद्या, कला, कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान इसकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। वे मदनी तल में सुकृत के बीज बोते थे सदा, पर दुख देकर दयालुता से दर्वित होते थे सदा। भावार्थ, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। विद्या, कला, कौशल जो सबके प्रथम आचार्य हैं। संतान उच्च की आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े हैं, प्राचीन उनकी उच्चता के आज भी कुछ खड़े हैं। कवि ने प्राचीन भारतीयों को वीर कहते हुए उन्हें आर्य की संज्ञा दी है और कहा है कि जब तक भारत भूमि पर लुटेरे और आक्रमणकारी नहीं थे, तब हम अपने साम्राज्य में अभियान के साथ थे, लेकिन आक्रमणकारियों ने हमारा मनोबल को तोड़ दिया। हम अपनी ताकत को भूल गए और क्या से क्या हो गया। भारत देश को कवि ने पुण्य भूमि कहा है, क्योंकि देश पुराने समय से भी दयावान और साहसी है। जो ज्ञानी और कल के अच्छे जानकार थे, पूरी दुनिया को ज्ञान भारत भूमि से ही मिलता है, लेकिन समय की मार के कारण आज प्रताड़ित, शोषित हो रहे हैं। फिर भी उनकी महानता के कुछ चिन्ह तो अभी भी बाकी है। कविता का दूसरा भाग।
संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह से बैठ सकते थे कभी। फैला यहीं से ज्ञान का आलोक सब संसार में, जागी यही थी, जग रही थी ज्योति अब। संसार में वे मोह बंधन मुक्त थे, स्वच्छंद थे, स्वाधीन थे, संपूर्ण सुख संयुक्त थे। वे शांति शिखरासीन थे, मन से वचन से कर्म से वे प्रभु भजन में लीन थे। विख्यात ब्रह्मानंद के वे मनोहर मीन थे। पहले संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे, तब वो अब निश्चिंत होकर किस तरह से बैठ सकते थे। अभी फैला यहीं से ज्ञान का आलोक, अब संसार में जाग रही थी ज्योति। अब संसार में अर्थात भारतीय पहले अपने समुदाय के लिए जन्म लेते थे, फिर वह कैसे अपने भाई बंधुओं को भला दुखी और परेशान देख सकते थे। पूरे संसार में ज्ञान का प्रकाश जो है वो आर्य से, भारत के द्वारा ही पूरी दुनिया में फैला है। आज शक्तिशाली और समृद्ध थे, लेकिन वे व्यक्तिगत जीवन स्वार्थ के लिए कभी नहीं जीते थे, बल्कि हमेशा वो दूसरों की भलाई और उत्थान की भावना हमेशा उनके दिल में रहती थी। इस प्रकार सभ्यता संस्कृति के बीज बोते थे, आदर्श स्थापित करते थे। वे मोह बंधन मुक्त थे, स्वच्छंद थे, संपूर्ण सुख संयुक्त थे, शांति शिखासीन थे। वह मन से वचन से कर्म से वे प्रभु भजन में लीन थे। विख्यात ब्रह्मानंद के मनोहर मीन थे। अरे किसी भी प्रकार के लालच से दूर थे वो, किसी के अधीन यानी किसी के वो गुलाम नहीं थे। मन वचन और कर्म से वो ईमानदार थे। वे भगवान प्रेम आशीर्वाद रूपी नदी में मछली की तरह तैरते रहते थे। एक अंकीय प्रश्न उत्तर। हमारा इतिहास कैसा है? समृद्ध और गौरवशाली। आर्य या भारतवासी पहले कैसे थे? अच्छे चरित्र वाले। पूरी दुनिया का भारत के प्रति क्या था? आकर्षण। अत्याचारों के बाद भी आर्यों की महानता कैसी थी? नष्ट नहीं हुई थी। पूर्ण भूमि पर रहने वाले आर्य कैसे थे? ऊंचे चरित्र वाले। कवि ने भारत तथा निवासियों का किस चीज का वर्णन किया है? श्रेष्ठता का। पहले के आर्य दूसरे के परेशानी से क्या होते थे? परेशान। आर्यों में मनुष्य के कौन से गुण थे? मानवीय गुण। पहले के आर्य स्वतंत्र रहकर भी किस प्रकार रहते थे? शांतिपूर्ण। भगवान को किस प्रकार मानते थे? मन वचन और सत्य कर्म से। संदर्भ स्पष्टीकरण का एक उदाहरण। वे आर्य डैश न थे। ये जो आपका पहला है प्रसंग है। प्रस्तुत काव्यांश काव्य सरस पुस्तक के पाठ आर्य से लिया गया है और जिसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। संदर्भ। कवि ने भारत देश के वीर शक्तिशाली और पाटन की बात की है। व्याख्या है। पहले आर्य जो थे वो शक्तिशाली और समृद्ध थे और व्यक्तिगत जीवन में स्वार्थ के लिए नहीं जीते थे, बल्कि दूसरों की भलाई और उत्थान की भावना हमेशा उनके मन में रहती थी। वह हमेशा सभ्यता और संस्कृति के बीज बोते थे, एक आदर्श स्थापित करते थे, दूसरों के दुख से दुख, परेशानियों में हमेशा साथ देने वाले होते थे। विशेषता है कि कवि ने आधुनिक पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए पूर्वजों की शक्ति और योग्यता के बारे में बताया है। टिप्पणी है आर्य के ऊपर। आर्य की वीरता कवि कहता है कि भारत संसार का प्रसिद्ध पावन स्थल है। इस देश में रहने वाले आर्य कहलाते हैं। आर्य श्रेष्ठ मनुष्य को कहते हैं। वे महान विद्वान थे तथा अनेक विधाओं और कलाओं के शिक्षक थे। सर्वप्रथम उन्होंने ही संसार को सुशिक्षित बनाया था तथा कला कौशल की शिक्षा दी थी। हम उन्हें आर्य के संतान हैं। यद्यपि आज हमारा पतन हो गया है, किंतु अब भी उनकी श्रेष्ठ और ऊंचेपन की अनेक पहचान संसार में अभी भी बाकी है। इस तरह मैथिली शरण गुप्त की यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन दबा लें कि मेरी सब वीडियो सबसे पहले आपको पता चले। धन्यवाद।